हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग मिडाइवल इंडिया देख रहे थे। मिडाइवल इंडिया में अभी अभी हम लोगों ने गुलाम वंश के अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शासक ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में चर्चा कर ली थी। ग्यासुद्दीन बलबन के बाद दोस्तों कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण शासक नहीं आया गुलाम वंश में जिसके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश के सबसे जो अंतिम शासक थे उनका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स, जिसकी हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में, और खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। इसे खिलजी क्रांति भी कहते हैं। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो खिलजी वंश की स्थापना की जाती है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर इसे खिलजी क्यों कहा जाता है। भारत आने के पूर्व दोस्तों ये अफ़गानिस्तान के जिस भाग में रहा करते थे उस भाग का नाम था खिलजी, अतः इसे कहा गया खिलजी। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। 1290 ईस्वी में इनके द्वारा स्थापना की जाती है, और अपनी जो राजधानी है वो गुलाम वंश के ही एक शासक जिनका नाम था केकूबाद, उनके द्वारा एक महल का निर्माण किया गया था जिस महल का नाम था किलोखरी महल। उसे ही अपनी राजधानी बनाई जाती है 1 वर्ष के लिए। और जलालुद्दीन खिलजी जो था ये शासक बनने से पहले अर्थात सुल्तान बनने से पहले इक़्तिदार था, बुलंदशहर का ये इक़्तिदार हुआ करते थे। ये उदार शासक थे, हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। इसका एक उदाहरण मिलता है दोस्तों। जो कड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ का जो इक़्तिदार था जिसका नाम था मलिक छज्जा जो है सो जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर देता है और कहता है कि अब मैं जलालुद्दीन खिलजी की कोई भी बात नहीं मानूंगा, अब मैं उन्हें टैक्स नहीं भेजूंगा, मैं खुद में एक सुल्तान हूँ। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक छज्जा के ऊपर आक्रमण किया जाता है। मलिक छज्जा को बांध लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, किंतु मलिक छज्जा को माफ़ कर दिया जाता है। ये एक जलालुद्दीन खिलजी का सहिष्णु होने का, उदार होने का एक उदाहरण मिलता है। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही उदार नहीं था, कभी कभी कठोर भी हुआ करता था। जब ईरान के एक फ़कीर थे, इसका भी एक उदाहरण मिलता है दोस्तों। ईरान के एक फ़कीर जिनका नाम था शीरी मौला, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में आए। जलालुद्दीन खिलजी ने उनका स्वागत भी किया, उन्हें अपने दरबार में जगह भी दिया। लेकिन शीरी मौला ने जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया दरबार में रह करके, जिसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सीदी मौला को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता है और मरवा दिया जाता है। तो ये सब तो बातें हो गई दोस्तों जो हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जाने। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली का शासक था तो उस समय राजस्थान के रणथंभौर वाले क्षेत्र का शासक हमीर देव चौहान थे। हमीर देव चौहान, इन्हें हठी हमीर के भी नाम से जाना जाता है। ये रणथंभौर वाले क्षेत्र के शासक थे। रणथंभौर जो दुर्ग था उसके ठीक बगल में एक फोर्ट था, अर्थात एक किला था जिसका नाम था झाइन फोर्ट। इस पर भी हमीर देव का नियंत्रण था। और जो जलालुद्दीन खिलजी था इसका मानना था कि यदि इस झाइन फोर्ट को हम जीत लेते हैं तो अधिकार कर लेते हैं झाइन फोर्ट पर, तो रणथंभौर के दुर्ग को हम काफ़ी आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1291 ईस्वी में झाइन फोर्ट पर आक्रमण किया जाता है, इसे जीत लिया जाता है और इसके बाद झाइन फोर्ट पर वो अधिकार कर लेता है। इसके बाद वह रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करता है। रणथंभौर के दुर्ग पर जैसे ही चढ़ाई करता है तो दोस्तों रणथंभौर का जो दुर्ग है वो प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित है। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो पहाड़ पर बसा हुआ है और यह दुर्ग पहाड़ के ऊपर था। इसलिए जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी की सेना उस फोर्ट पर चढ़ने की प्रयास करती है, दुर्ग के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाते हैं हमीर देव चौहान की सेना के द्वारा, और जलालुद्दीन खिलजी की हार हो जाती है और जलालुद्दीन खिलजी वापस दिल्ली चला जाता है। किंतु जलालुद्दीन खिलजी का मन होता है कि एक बार और चला जाए वहाँ पर। तो ठीक अगले वर्ष 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी जो है दोबारा रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए चला जाता है। हमीर देव चौहान के द्वारा फिर से वही नीति अपनाई जाती है जो नीति पिछले बार अपनाई गई थी, और जलालुद्दीन खिलजी के भी द्वारा वही नीति अपनाई जाती है जो पिछले बार अपनाई गई थी। इसलिए फिर से जीत हो जाती है किसकी? हमीर देव चौहान की। इस बार जलालुद्दीन खिलजी बहुत
गुस्सा होता है और एक बात कहता है कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं अपने एक भी सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं तो ऐसे ही आ गया था, मजाक-मजाक में आ गया था। अगर मैं जीतना चाहूँ तो अभी जीत लूँ। जलालुद्दीन खिलजी के समय में दोस्तों अब्दुल्ला खान जो चंगेज़ खान का पोता था, ने अपने सेनापति उलुग खान जो कौन था, चंगेज़ खान का नाती था, उसको भेजता है कहाँ पर, भारत पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। किंतु जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा उलुग खान को हरा दिया जाता है। उलुग खान बोलता है कि अब हमको जाने का हिम्मत है नहीं, मंगोल लड़ते लड़ते बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए अब हमको भारत में ही जगह दे दीजिए, दिल्ली में ही जगह दे दीजिए। जलालुद्दीन खिलजी उलुग खान को अपने सेना का सेनापति बना देता है और उसको दिल्ली में ही रहने की इजाज़त दे देता है, जितने भी उसके साथ लोग आए थे। और दिल्ली का वह जो इलाका है वो मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं बचता है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है सो अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के राजा रामचंद्र को पराजित करने के लिए भेजता है। ये दक्षिण भारत का अभियान था। वो अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर जाता है, रामचंद्र से खूब सारा धन दौलत इकट्ठा करता है, रामचंद्र जी को हरा भी देता है। रामचंद्र जी अपने पुत्री का विवाह जो है सो अलाउद्दीन खिलजी से करवा देते हैं और बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा करके जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो उसके स्वागत के लिए जलालुद्दीन खिलजी आते हैं। और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, गले मिलते हैं, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को खंजर घोंप दिया जाता है पीठ में और खंजर घोंप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हम लोग दोस्तों अगले सेगमेंट में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। ये रहा जलालुद्दीन खिलजी का कुछ संक्षिप्त इतिहास रहा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों।